कैसे हो दोस्तों? मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में हम पढ़े थे और उसके संबंध में जो विवाद आया उसे हमने क्लियर करा। आज जो तीसरा लेक्चर है, हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ में नियुक्ति करते समय में क्या योग्यता होती है, उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है, उनका वेतन कितना होता है, वेतन का निर्धारण कौन करता है और निर्धारण करने के बाद में फिर अन्य प्रकार के जो न्यायाधीश होते हैं उनके विषय में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आज इन पूरे बातों पर हम इस लेक्चर में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय में हम ये देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ में एक पॉइंट ये देखते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता या अर्हता क्या होनी चाहिए। उसके अलावा इनको पद से कैसे हटाया जाता है, पद से हटाना, इसके लिए महाभियोग शब्द का, इम्पीचमेंट, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है और कहीं पर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। अर्हता के विषय में एक कहा है कि वो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का अगर नागरिक है, पहली विशेषता, तो पहली अर्हता ये बोल दी गई। दूसरी जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो बातें हैं। पहला ये कि उसे 5 वर्ष का किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहने का अनुभव हो, या फिर उसे 10 वर्षों का एक वकील की तरह कार्य करने का अनुभव हो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधि वक्ता हो, पारंगत, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिटेटिव। ये जब होता है तब उसे राष्ट्रपति पद पर बिठाते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद में आर्टिकल, ये सब बातें जो है ये आर्टिकल 124 में ही है, इसलिए हम अभी आर्टिकल 124 को ही पढ़ रहे हैं। और आर्टिकल 124 का 4 चौथा भाग वो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के विषय में बताता है। तो हटाए कैसे जाता है, उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रोसेस है, किसी भी न्यायाधीश को हटाना हो तो उसके आचरण के आधार पर, असमर्थता के आधार पर हम उसे हटा सकते हैं। क्योंकि अगर न्यायाधीश को हटाना हो तो उसके पीछे दो चीज तो मैटर करती है। एक, वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, तो वो अपने आप पद से हट जाएगा, अर्थात रिटायर हो जाएगा। दूसरा, उसने खुद ने त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र किसे देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। प्रेसिडेंट को त्याग पत्र दिया और पद से हट गया। तीसरा जो है जिसको हटाने की प्रोसेस रहती है उसे हम कहते हैं पद से विशेष बहुमत से हटाना, पद से विशेष बहुमत से हटाना। यदि उसका आचरण सही नहीं हो, उसके ऊपर कुछ आरोप लगे हो जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत एक गैरकानूनी माना जाता है, तो उस आरोपों के तहत उसको हटाया जाता है। और इस हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू होती है संसद में। प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है,
शुरुआत होती है संसद में, और संसद में अगर उसे हटाना है तो हटाने के दौरान दोनों ही सदनों में से कोई भी सदन ले सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में इसके संबंध में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। वो स्थगन प्रस्ताव, आपको याद होगा संसद जब पढ़ रहे थे तो हम बता रहे थे स्थगन प्रस्ताव, ऐसा स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और स्थगन प्रस्ताव को लाने के दौरान अगर राज्यसभा में अगर वो प्रस्ताव को लाया जाता है तो 50 जो सदस्य हैं उनका उस प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर होना चाहिए कि भैया हम समर्थन करते हैं इस प्रस्ताव का। दूसरा, अगर लोकसभा में शुरू किया जाता है तो 100 लोगों का समर्थन चाहिए, और समर्थन हो जाने के बाद में इस प्रस्ताव को आगे लाया जाता है, मतलब सेकंड स्टेप पर इस बात को आगे पहुंचाया जाता है। सेकंड स्टेप पर क्या होता है? सेकंड स्टेप में अगर जिस भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाता है उस सदन के जो मुख्य रहते हैं, चाहे राज्यसभा का सभापति कह लो या लोकसभा का अध्यक्ष कह लो, उनके पास में यह अधिकार है कि वो प्रस्ताव को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, मतलब न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। अगर नहीं मानते हैं तो प्रोसेस यहीं पर रुक जाती है। जैसे अभी 2 साल पहले हमारे पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा जो थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए और उस आरोपों के तहत उनको हटाने के लिए राज्यसभा में आर्टिकल 124 का यूज किया गया। उनको हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने के बाद प्रस्ताव लाया गया जिसमें 50 राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन भी था। पर उस समय के जो सभापति थे, जो वर्तमान के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा उस प्रस्ताव को आगे ही नहीं बढ़ाया तो प्रस्ताव वहीं पर रुक गया। पर अगर मान के चलो वो प्रस्ताव को आगे बढ़ाते तो प्रस्ताव आगे बढ़ता और प्रोसेस आगे होती। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, प्रस्ताव को मान भी सकते और नहीं भी मानते। अगर मान लेते तो प्रस्ताव आगे चलता है, और जब आगे चलता है तो आगे में क्या होता है, जहां पर जिस सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाता है वो सदन क्या करता है, एक समिति को बिठाता है। एक समिति रहती है जिसमें 3 सदस्य रहते हैं। 3 मेंबर कमेटी रहती है जिसमें एक रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, एक रहता है अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, और एक रहता है विधान के विषय में अच्छा जानकार, विधान के विषय में अच्छा जानकार। मान के चलिए अगर सीजीआई के विरुद्ध ही अगर प्रस्ताव को लाया गया है तो ऐसी कंडीशन में जो वरिष्ठतम रहेगा उसके बाद का उसे क्या किया जाएगा, इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये क्या करती है कमेटी, जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर जांच करती है। जांच करने के बाद में वो अपनी बातों को सदन के सामने रखती है, और सदन के सामने रखने के बाद में उसके ऊपर होते हैं उस सदन में मतदान। तो तीसरा चरण क्या के बाद चौथा क्या होता है, उस सदन में जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया था, समिति की अनुशंसा के बाद में होता है मतदान, और जिसमें उसे 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है। उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 लगभग 66% बैठता है। लगभग कितना होता है, 66% के करीब बैठता है। इसके बाद में इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में उसी तरह मतदान होता है, और उसी तरह मतदान हो जाने के बाद में वहां पर भी 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है। और पारित करने के बाद में इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वह इस पर हस्ताक्षर करे, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करता है, पद से हटा देता है। अभी तक के भारत में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं गया, पर एक रामास्वामी करके एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर
प्रस्ताव लाया गया था, शायद 89 की बात है। फिर 2018 के करीब करीब दीपक मिश्रा के विरुद्ध भी लाया गया था, पर दीपक मिश्रा के संबंध में तो प्रस्ताव आगे राज्यसभा से आगे बढ़ ही नहीं पाया और रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा था, पर कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया। तो अभी तक के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रस्ताव लाया नहीं गया है, ये याद रखिएगा। तो ये उन्हें पद से किस प्रकार से हटाया जाता है, इसे हमने आपको बताने की कोशिश की। पद से हटाने के बाद में क्या होता है, इनका आर्टिकल 125 है। आर्टिकल 125 इनके वेतन भत्तों के विषय में बताता है। आर्टिकल 125, 126, 127, 8, 9 है ना, ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होते चलेगा। तो उसमें हम कुछ बातें जो है वो आपको बताते चलते हैं। एक है इनका वेतन और एक रहते हैं भत्ते, वेतन भत्ते। उसके बाद में न्यायाधीश अलग अलग प्रकार के रहते हैं। एक रहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में एक आता है तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश। उसके बाद आता है एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश और उसके बाद में आता है आपका अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। 125 आर्टिकल, 126 आर्टिकल, 127 आर्टिकल, 128 आर्टिकल, 129 आर्टिकल। मतलब आप उसको समझ लीजिए 25, 26, 27, 28, 29, ये ने पूरी की पूरी बातें कही। इसमें वेतन भत्तों के विषय में कहा है कि संसद जो है इनके वेतन भत्तों को निर्धारित करेंगे। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपए है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है वो 2,50,000 रुपए है। ये निर्धारित संसद करती है और जो दिया जाता है वो आर्टिकल 266 के ए के तहत जो संचित निधि है उस संचित निधि के तहत दिया जाता है और ये संचित निधि पर भरित वह है, अर्थात इसके ऊपर फिर बाद में चर्चा नहीं हो सकती और बजट रखते समय में इसके ऊपर मतदान भी नहीं होता है। तो इसके तहत दिया जाता है और फिर बाद में जैसे वेतन दिया है उसमें अलाभकारी या अहितकारी तरीके से दुष्भावना के साथ में, दुष्प्रेरणा के साथ में यदि हम बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसा बदलाव भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया गया है आगे के लेक्चर में आपको क्लियर होते चलेगा। तो यहाँ पर आपको वेतन भत्तों के बारे में पता चल गया। भत्ते क्या होते हैं? भत्ते क्या होते हैं कि आप जो वर्क कर रहे हो उन वर्क करने के दौरान आपका कुछ पैसा लगा हो या फिर आपने अधिक कार्य किया हो तो उसका अधिक कार्य के बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड देना, तो आपको कुछ पैसा दिया जाता है ताकि आपको आगे इस प्रकार के अधिक कार्य करने में किसी भी प्रकार की हीन भावना ना रहे कि भैया हमने अधिक काम किया उसके बावजूद हमें इतना पैसा मिल रहा है तो हम काम उतना ही करें जितना आवश्यक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कुछ भत्ते दिए जाते हैं, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं ताकि उसे प्रिविलेज भी लगते रहे और साथ में उसे ये भाव भी रहते रहे कि मेरे काम के बदले, मेरी पोस्ट के बदले, तो इस प्रकार से काम की क्वालिटी हमेशा बढ़ते ही जाती है, प्राय कोशिश करती है। उसके बाद में एक रहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, मतलब जब कोई मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर है, मास्टर ऑफ रोस्टर है। और मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब यह है कि पूरे न्यायिक व्यवस्था को एक प्रकार से चलाना, उस चलाने के दौरान अलग अलग पीठों का निर्धारण करना कि भैया जो केसेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन केसेस को कौन कौन सुनेगा,
इस सब बात को निर्धारित कौन करता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं होगा तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए जरूरी है। दीपक मिश्रा के समय में एक केस था, उस केस को जो उनके अधीन एक न्यायाधीश थे, सबऑर्डिनेट एक न्यायाधीश थे, उन्होंने इसी केस को आगे की बड़ी बेंच को भेज दिया। उन्होंने खुद से निर्णय लिया कि मैं इस निर्णय को नहीं कर सकता हूं। इस निर्णय पर अच्छा निर्णय तब होगा जब अधिक मात्रा में न्यायाधीश क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उन्होंने एक खंडपीठ से उन्होंने केस भेज दिया संवैधानिक पीठ को। उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये निर्णय असंवैधानिक है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय करने का अधिकार मास्टर ऑफ रोस्टर का है, अर्थात सीजीआई का है, और सीजीआई ही इस कार्य को करेगा। तो भैया सीजीआई का पद हमेशा बना रहना जरूरी है। जब कभी सीजीआई काम करने में असमर्थ हो, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से वो अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है कार्यकारी कुछ समय के लिए। एक रहता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश अभी वर्तमान में जजों की संख्या है 34। 34 में 33+1 ऐसा रेशो है। 33 न्यायाधीश है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास में लगभग 84,000 के करीब करीब केसेस है जो पेंडिंग है। और इन केसेस को यदि ये जजों के द्वारा सुना जाएगा तो उसे 2 से 10 साल का समय शायद लग सकता है। और कोई कोई जो केस है जिसमें बेंच विचार कर रही है संवैधानिक प्रकृति की, मतलब 5 जज की तो आवश्यकता है ही है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभार न्यायाधीशों की संख्या में कमी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर राष्ट्रपति क्या कर राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई से पूर्वानुमति लेकर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस हाई कोर्ट से आप न्यायाधीश को ले रहे हो उसके सीजीआई से अनुमति लेकर कुछ समय के लिए वहां के न्यायाधीश को आप तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हो। ये जरूरी है। और यहां पर जो उसको वेतन भत्ते मिलेंगे उस समय में उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही मिलेंगे। और जो विशेषाधिकार रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। एक और आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब जो न्यायाधीश जिसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो वह व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, पर पहले उससे अनुमति लेना पड़ेगा और अनुमति लेने के बाद ही वो न्यायाधीश के रूप में काम कर सकता है। पर वो पूर्णतः न्यायाधीश होता नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आपको एक और दिलचस्प बात बता दें। भारत में न्यायाधीशों के संबंध में एक बात यह है कि न्यायाधीश जैसे ही रिटायर होते हैं उसके बाद में उनका एक फ्रीजिंग टाइम रहता है, अर्थात रिटायरमेंट हो जाने के बाद में वो किसी भी प्रकार के अन्य पदों को ग्रहण नहीं कर सकते, अन्य पद को ले नहीं सकते। पर वर्तमान में रंजन गोगोई जी के द्वारा वो सांसद पद को ग्रहण करा। वो 12 राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य रहते राज्यसभा में उनमें से एक वो बने। इसके पहले बिहार में भी एक न्यायाधीश थे, वो वहां के पर राज्यपाल पद पर बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट भी दिया है और उन्होंने कहा है कि ये कोई लाभकारी पद नहीं है। मतलब जो संसद का में जो सांसद बैठते हैं और जो पद पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर बैठते हैं या फिर राज्यपाल के पद पर बैठते हैं, ये एक प्रकार के लाभकारी पद नहीं है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में ये इस पद को ग्रहण कर सकते हैं, पर अन्य नहीं। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। और दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, भारत में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल में जो न्यूनतम सीमा है वो निर्धारित नहीं है। न्यूनतम सीमा मतलब कि हम कब न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा नहीं है।
एक रहता है ना कि एक न्यायाधीश, एक विधायक विधायक जो रहता है, वो उसे अगर विधायक बनना है तो कम से कम उसको 25 वर्ष की आयु को पूर्ण करना पड़ेगा। एक राष्ट्रपति बनता है तो उसको 35 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा। तो मतलब न्यूनतम आयु की सीमा न्यायाधीशों के संबंध में नहीं है, पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि 55 वर्ष के करीब करीब अगर कोई न्यायाधीश, अगर कोई वकील बन जाता है तो जीवन का एक लंबा समय उसने विधान को पढ़ने में, उसको समझने में गुजारा है, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग बहुत अधिक मैच्योर हो चुका रहता है। और 55 के बाद में जो स्वार्थपूर्ण जो भाव रहते हैं वो प्राय धीरे धीरे कम हो जाते हैं और व्यक्ति में न्यूट्रलिटी ज्यादा आने लग जाती है। तो इसलिए 55 के बाद में प्राय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाता है। पर कई बार ये बात बोली जाती है कि भैया अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना ये बेकार कार्य है, क्योंकि उनका वर्क उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। ये तर्क देना भी उतना सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है तो वो जीवन पर्यंत रहता है। वहां का अगर कोई व्यक्ति सीजीआई बन जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका बन जाता है, तो वह उस पद पर बैठने के बाद में वह मरण मृत्यु तक के उस पद पर बैठा रहता है। क्योंकि न्यायाधीश का जो दिमाग रहता है और जो न्यूट्रलिटी उसमें आती है वो उम्र के पड़ाव पर पढ़ने के बाद में ही आती है। और अगर उसको मान के चलो त्यागपत्र देना भी है तो उसको कम से कम 70 वर्ष की आयु को पूर्ण करना पड़ेगा, या फिर 9 वर्ष का उसने न्यायाधीश का कार्यकाल पूर्ण कर चुका होगा, तब अमेरिका का कोई चीफ जस्टिस ऑफ जो अमेरिका है वो क्या कर पाएगा, त्यागपत्र दे पाएगा। भारत में ऐसा नहीं, भारत में 65 वर्ष को। तो कई बार बोला गया है, पूछा गया है कि भैया हम न्यायाधीशों की जो सीमा है, आयु सीमा है, उसको बढ़ा क्यों नहीं देते, 70 वर्ष क्यों नहीं दे देते। पर ये विचार है, इसके ऊपर तर्क वितर्क होने चाहिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था पर भार बहुत अधिक बढ़ रहा है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि न्याय में देरी ही एक अन्याय है। तो कई बार ये प्रश्न उठे, तो इसका जवाब देने के लिए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ में अभी एक और बात आ रही है कि भैया आर्टिकल आपको हम बता देते पहले वो, कि भैया आप आर्टिकल 130 उसमें आसन के बारे में बताया गया। आसन, जो न्यायाधीश का जो आसन है जिस पर वो बैठते हैं, उसको आप डिसेंट्रलाइज करिए। मतलब दिल्ली की जगह पर आप एक चेन्नई में बिठा दो, एक कलकत्ता में बिठा दो, एक बॉम्बे में बिठा दो, या फिर एक हैदराबाद में बिठा दो, और उनके माध्यम से आप काम करिए। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 खंडपीठ है, तीसरी की बात हो रही है। एक खंडपीठ ग्वालियर की है, एक खंडपीठ इंदौर की है, और एक प्रस्तावित है वो भोपाल की। हम अगर असम में आ जाए तो असम में 4 राज्यों के हाईकोर्ट का जिम्मा है, तो उन्होंने खंडपीठ बना के रखी है ताकि लोगों को लंबा ट्रैवल ना करना पड़े। और दूसरा कि जब डिसेंट्रलाइज किया जाता है तो वर्क में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। पर इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हमेशा नकारते रहे, और नकारने के पीछे उनका एक महत्वपूर्ण तर्क ये रहा कि यदि हम डिसेंट्रलाइज करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो उसके ऊपर जो कमांड की बात आती है वो कमांड हम रख नहीं पाएंगे, नियंत्रण अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक ही आसन को बनाए रखते हैं, वो दिल्ली ही रहेगा। तो आसन के बारे में बताया गया है किसने, आर्टिकल 130 में बताया गया। राष्ट्रपति से पूछने के बाद में, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में वो कहीं पर भी अपने आसन को बना सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बात हमेशा आते रहती है कि न्यायिक अवमानना क्या होती है। आपने न्यायिक अवमानना की तो जो न्यायालय जो रहता है हमारे यहाँ पर, जो व्यवस्था चलती है, प्रशासन जो चलता है, वो प्रशासन संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से तो चलता है, पर कुछ ऐसी बातें भी जो रहती है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में कही रहती है,
वो भी एक समय के बाद में कानून बन जाती है। आप प्रोफेसर डाइसी के बारे में पढ़ोगे। प्रोफेसर डाइसी ब्रिटेन के एक प्रमुख विधिवक्ता थे। उन्होंने विधि के शासन के विषय में 3 महत्वपूर्ण बात बोली थी। उसमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोली थी वो ये कही थी उन्होंने कि जो विधि के शासन का जो विकास रहेगा वो समय के साथ में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ में होते चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी कभार जो विधि बनती है, जो कानून बनता है, उसका जुडिशियली रिव्यू करते हैं, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं और फिर वाक्य देते हैं। और वाक्य जब देते हैं तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहती है उनके लिए आवश्यक बन जाता है कि जो हाई कोर्ट को ने बोला या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको वो माने। अर्थात ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी बातों को बोला जाता है उसे एक कानूनी दर्जा दिया जाता है। और जब वैसा ही मामला कभी हाई कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालय में अगर आता है तो उस कंडीशन में उन्हें निर्णय देते समय में हाई कोर्ट के को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस समय में क्या निर्णय दिया था, उस समय में क्या निर्णय दिया था। तो ये बात याद रखिएगा। अभिलेख न्यायालय है और अवमानना भी नहीं कर सकते। यदि अवमानना करेंगे मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसकी अवमानना करेंगे तो फिर बाद में न्यायिक अवमानना के आपके ऊपर सिविल या आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामले चल सकते हैं। दोनों ही प्रकार के मामले चल सकते हैं। अगर सिविल प्रकार का मतलब कैसा मामला है कि आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, बस इतना ही। पर आपराधिक किस्म का मामला न्यायिक अवमानना का तब बन जाता है जब जानबूझ के व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को कमतर आंकने की कोशिश करवाई जाती है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि न्यायालय के द्वारा किया गया कार्य एक भेदभावपूर्ण प्रकृति का है, जानबूझ के किया गया। जब ऐसा बताने की कोशिश करती है तो न्यायालय उससे आपराधिक अवमानना का केस बनाते हुए फिर बाद में सजा भी देती है, दंड भी देती है और उसके ऊपर जुर्माना भी आरोपित करती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में याद रखिएगा। ये बात अगर ध्यान में रहेंगे तो आपको न्यायिक व्यवस्था में जो हमने आपको थोड़ा सा अभी बताने की कोशिश की उसको हम कल आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कल के लेक्चर में जो रहेगा हम उसमें न्यायिक व्यवस्था एक मोंटेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पर 3 जो विधान अंग है राज्य के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें जो तीसरा अंग अलग है, स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र अंग है तो ये स्वतंत्रता न्यायिक व्यवस्था की क्यों रहती है और कौन कौन सी स्वतंत्रता रहती है उसके विषय में चर्चा करते हुए न्यायिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखना शुरू करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट कार्य है पर आप उसके पहले ये रिवाइज करके रखिएगा। जब ये रिवाइज करके रखिएगा तो आप एक प्रश्न को लिखिए, वो है न्यायिक व्यवस्था के में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के विषय में समझाइए। बस आज का ये प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।